पानी की एक एक बूंद रेड लाइन है। किसके लिए? पाकिस्तान के लिए। ये कौन कह रहा है? शहबाज शरीफ कह रहे हैं। एक तरह की गीदड़ भपकी उन्होंने भारत को दी और ये कहा कि भारत ने अगर पानी रोका या फिर पाकिस्तान की सत्ता को ललकारा तो वो बड़ा जवाब देंगे। मतलब वही जो पुराना राग है पाकिस्तान का, वही उन्होंने एक बार फिर से दोहरा दिया। हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र हैं। सर, सबसे पहले तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और आपको भी इंडिपेंडेंस डे बहुत बहुत मुबारक हो। जय हिंद, नमस्कार। मैं तो यही कह सकता हूं कि काश उस नापाक इंसान की नापाक बातों को हम कम डिस्कस करें, क्योंकि वो अपना मूड तो खराब कर रहे हैं, अपने 14 अगस्त को खराब कर रहे हैं। 15 अगस्त पर इस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, बिकॉज आजकल हम अपनी अलग लीग पर हैं। बिल्कुल सही बात है सर, लेकिन आप खुद एक फौजी हैं और आप ये तो मानेंगे ना कि दुश्मन पर पैनी नजर रखना जरूरी है। चाहे वो लफाजी क्यों ना कर रहा हो, उस पर उससे नजर नहीं हटनी चाहिए। जिसका वजूद ही आपके खिलाफ नफरत पर टिका हो, तो उसके बारे में मैं इसीलिए बात करना पसंद करती हूँ, क्योंकि वो भारत का दुश्मन है, पड़ोसी नहीं है। तो सर, सबसे पहले जो स्टेटमेंट है शहबाज शरीफ का, एक डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर आप इसे गीदड़ भपकी मानते हैं, या आप इसे सिर्फ वो जो डोमेस्टिक ऑडियंस है पाकिस्तान की, जिसे वो चूरन खिलाते रहते हैं कि भाई हमने भारत के खिलाफ ये कर दिया। अभी जैसे मैंने ये भी देखा कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर वो एक मेमोरियल बनाने वाले हैं। तो ये एक सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करने की कोशिश, या आप इसे थोड़ा सा कुछ आपको इसमें गंभीरता भी दिखती है? अगर एक मोटे तौर पर मैं बात करूं ना, तो आई एम एक्चुअली एनिमल लवर। तो मेरे लिए तो ये गीदड़ भक्ति की जो है ना, पाकिस्तान से अगर कोई बोलता है तो मुझे लगता है वो गीदड़ की भी इंसल्ट हो रही है। क्योंकि गीदड़ भक्ति में कम से कम गीदड़ एक जीवित आत्मा है, एक तरह से मैं कहूंगा। ये सिवाय चूरन खिलाने के और कुछ नहीं। खुद भी चूरन खा रहे हैं और अपनी आवाम को चूरन खिला रहे हैं। क्योंकि अगर देखिए, आप बिल्कुल अच्छी बातों पर बात करेंगे, मुझे एक रीजन बता दीजिए कि चलिए जी, एक एक बूंद जो है वो रेड लाइन है, ठीक है, इसको पकड़ लेते हैं हम। हर वो लाल बूंद जो मेरे देश में गिरेगी, फिर उसको कौन सी लाइन बोलूं? आजकल हमने उस लाइन को बोलना शुरू कर दिया है कि वो ऑपरेशन सिंदूर लाइन है। आप कर देखिए, हम बोलेंगे नहीं। हमारे देश की पॉलिसी, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर की एक नई डॉक्ट्रीन निकल कर आई हुई है, और वो डॉक्ट्रीन कहती है ऑपरेशन सिंदूर जारी है, आपके हाथ में है। कितना ऑपरेशन आप लेना चाहते हो, कितना उस लाल सिंदूर को आज के बाद आप अपने देश में देखना चाहते हो, अब पाकिस्तान के ऊपर डिपेंडेंट है। दूसरी जो डॉक्ट्रीन है कि आपका जो सो कॉल्ड न्यूक्लियर 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 और उसके ऊपर एक और न्यूक्लियर, आज के बाद, उस ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे लिए वो न्यूक्लियर थ्रेट और वो जो न्यूक्लियर भय, वो न्यूक्लियर खौफ और वो जो न्यूक्लियर ब्लफ, हमने उसे नकार दिया। ये अब हमारी ऑफिशियल पोजीशन है। मैं कुछ अपनी तरफ से नहीं डाल रहा हूं। ऑपरेशन सिंदूर 2 जारी है। जिसको पसंद आए ले ले, जिसको पसंद ना आए अपने आप को ठीक कर ले। उनका कहना है कि अगर भारत ने, उन्होंने बड़ा अच्छा सा कहीं इस्तेमाल किया वर्ड, हाँ, अगर भारत रास्ते पर नहीं आया तो अंजाम भुगतना पड़ेगा, है ना। तो जनाब, पिछले बार हमने तो आपको रास्ता दिखा दिया था। तो जो रास्ता दिखाने की वो बात कर रहे हैं, तो मैं आपको एक बड़ा सीधा सीधा रास्ता दिखा रहा हूं आज। ये पाकिस्तान के ऊपर है कि वो कैसे लेना चाहता है। मैं तो कहूंगा आप ये वाला शो मुझे भेजिएगा, मैं पाकिस्तान में जितने पॉसिबल लोग हैं उनको मैं ये शो दिखाना चाहूंगा कि जिस रास्ते की पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बात कर रहा है, वो रास्ता हमारी ब्रह्मोस ने ट्रेवल किया हुआ है। आपके ऊपर है, आप ये रास्ते को फिर से लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते। मेरे हर उन मिसाइल ने जो उन 11 एयरफील्ड के ऊपर स्ट्राइक किया है, ये वही रास्ता है जिसके बारे में शहबाज शरीफ बात कर रहे हैं। आपको रास्ते देखने हैं, आपको हम रास्ता दिखा देंगे आपकी एयर डिफेंस सिस्टम को गिराकर। आपको रास्ता देखना है, आपका एक भी ड्रोन मेरे ऊपर स्ट्राइक नहीं कर पाया, क्योंकि आपको रास्ता मिला नहीं। आपकी वो जो PL-15 मिसाइल है, वो रास्ते में ही गिर गई, वो रास्ता ढूंढ ही नहीं पाई, क्योंकि उसके अंदर दम नहीं था, वो रास्ते में गिर गई। ब्रांड न्यू मिसाइल रास्ते में हमारे सिरसा में एक किसान का जो किचन गार्डन है ना, उस किचन गार्डन में मिली थी। आप सोच लीजिए, पाकिस्तान हैज टू नाउ टेक अ डिसीजन कि किस रास्ते की बात कर रहा है
और जहां तक बात है अंजाम भुगतना पड़ेगा, तो पाकिस्तान को ये बात बड़ी क्लैरिटी से समझ आनी चाहिए कि यस, अब तक इंडिया आपको अंजाम नहीं भुगतवा रहा था, बट अब आपको अंजाम भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर 2 हम करेंगे आपकी अपनी मजबूरी से, हमारी मजबूरी से नहीं। रोक सको तो रोक लो, कितने अलायंसेस बनाने हैं, कितना आपने अपने आप को आजमाना है, ये आपके अपने ऊपर है। बट मुझे नहीं लगता कि शहबाज शरीफ कहीं से भी शराफत की बात कर रहे हैं। 14 अगस्त को, 14 अगस्त आपका इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन का डे था, आपका वो दिन था जहां आपने अपने आवाम को बताना था कि हम कितना इंप्रूव कर चुके हैं, क्या हम बनाने वाले हैं, क्या हम एजुकेशन करेंगे, क्या हम इंफ्रास्ट्रक्चर करेंगे, क्या हम हेल्थ करेंगे। इनके ऊपर बात नहीं थी, क्यों? उनके पास कोई मसौदा है नहीं, उनके पास इनसे रिलेटेड कोई फैक्ट्स एंड फिगर है नहीं। आपको मिला भी तो क्या कि चलिए जी अंजाम भुगतना पड़ेगा। और जहां तक उनका कहना है कि रेड लाइन है, तो जनाब ये तो बात मैं मानता हूं, इस बार इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर की रेड लाइन लंबी कर दी है, इनडेफिनेट कर दी है। ये लाइन अब जब रुकेगी, जब आपकी टेररिज्म आपके लिए रुकेगी। हमारे लिए, हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको जो मर्जी है कर लीजिए, हमने अभी तक आपका पानी नहीं रोका है। पानी से रिलेटेड हमारी पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है, इंडिया के शेयर का एक बूंद पानी आपको नहीं मिलना चाहिए। सीधी सीधी बात कर, इसमें कहीं कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है। आप टेररिज्म बंद करिए, उसके बाद आप बातचीत में देख लेते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। टेररिज्म के ऊपर इस बात कर लीजिए, सीधी बात है। इस पे अभी आपने जो कहा, उमर अब्दुल्ला जो कि कश्मीरी हैं और पाकिस्तान को कश्मीर से बड़ा प्यार है, तो उमर अब्दुल्ला ने तो साफ साफ कहा कि जो भारत की नदियां, उनका पानी मिलना चाहिए, जो कश्मीर से जाती हैं नदियां, उनका पानी हमें ही मिलना चाहिए। वो बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं। तो पाकिस्तान जब इस तरह का स्टेटमेंट आता है तो छिप जाता है, शहबाज शरीफ जैसे नेता, तब उन्हें सुनाई नहीं देता, कान उनके सुन्न हो जाते हैं। आपने एक चीज नोट करी, शहबाज शरीफ कौन है, कहां के नेता हैं? मतलब नेता किस पॉइंट ऑफ व्यू के? एक निष्पक्ष फौज होकर के नेता आकलन है, करते हैं। फौज का हाँ, पपेट। अब आपने फौज के अपॉइंटेड नेता है, हाँ। फौज द्वारा अपॉइंटेड है। तो चलिए ये थोड़े दिन आप भी देख लीजिए, क्यों? क्योंकि इससे पहले इमरान खान अपॉइंट हुए थे, उनको भी बोला थोड़े दिन देख लीजिए। उससे पहले शहबाज शरीफ अपॉइंट हुए थे, उनको भी बोला थोड़े दिन देख लीजिए। उनसे पहले जो थे मुशर्रफ प्रेसिडेंट बनकर अपने आप को बता रहे थे। तो मुझे तो एक्चुअली समझ नहीं आ रहा नेता होता कौन है, नेता का डेफिनेशन पाकिस्तान में क्या है, एक बड़ा छोटा सा भी बात करते हैं। आपने भी एक रिसेंट फोटोग्राफ देखी होगी, जहां वो टर्की के और सऊदी के प्रिंस और ये साहब खड़े थे पाकिस्तान के। चौथा आदमी कौन खड़ा था, आपने वो नहीं नोटिस किया? चौथा आदमी वो खड़ा था जो यूनिफॉर्म में था। आप सोचिए कि एक ऐसी गैदरिंग में भी शहबाज शरीफ अकेले नहीं जा पाए, उन्हें किसी का उंगली पकड़कर चलना पड़ता है। तो इसलिए मैं, जब वो कहते हैं कि धमकी, तो धमकी उनकी अपने लिए है, हमारे लिए नहीं है। ये वो अपने आवाम को धमका रहे हैं, उन्हें डरा रहे हैं, उन्हें खौफ में डाल रहे हैं कि एक और लड़ाई होने वाली है, एक और लड़ाई होने। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान आर्मी के पास इसके अलावा कोई टॉपिक नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान आर्मी अगर मोटे तौर पर देख रहे तो वो तो टूर कर रही है, उनका चीफ, वो तो वो सूटकेस पकड़कर दुनिया में घूम रहा है एज अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, उसमें टाइम कहाँ है? तो इसलिए, और अगर इतनी ही धमकी उनकी सो कॉल्ड मीनिंगफुल है, तो जरा शहबाज शरीफ साहब बता दें कि इतने दलेर सैनिक हैं आपके, जाबाज सैनिक हैं आपके, तो पीएचके में और बलूच में घुसते क्यों नहीं है? मतलब किस बात का डर है? बलूचिस्तान में वो क्यों नहीं एंटर करते? क्यों शाम के 4 बजे के बाद सब कुछ स्टैंड स्टिल हो जाता है? क्यों बलूचिस्तान के ऊपर आपकी फौज एंटर नहीं करती? आपको एयरफोर्स द्वारा एयर अटैक करने पड़ते हैं। क्या रीजन है भाई? अगर रेड लाइन है तो क्या रेड लाइन है कि पीओजेके में आपके साथ पूरी की पूरी आवाम नहीं खड़ी हो रही है और ओपनली बोल रही है कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं है, पाकिस्तान की फौज वापस जाओ। चलो जी, ये 2 इलाके तो वो है जहां पर पाकिस्तान बोल देगा दाएं बाएं की बात। इमरान खान के जो प्रोटेस्टर कराची और इस्लामाबाद में कर रहे हैं,
आप उसे क्यों नहीं रोक पा रहे? खैबर पख्तूनख्वा आपको क्यों सदमे में लेके बैठा हुआ है? टीटीपी का आपके ऊपर ऐसा क्या खौफ है कि जो आपकी अपनी होती थी? तो शहबाज शरीफ के बारे में मैं अब मतलब जिसको होता है निष्पक्ष होकर, अभी तक मैंने तो कोई एलिगेशन लगाया ही नहीं कि जी वो ऐसा करते हैं या वैसा करते हैं। मेरे सामने तो सीधी सीधी बात है कि शहबाज शरीफ इस बात को कहने के क्या काबिल है, सिवाय इसके कि वो अपनी आर्मी को बता रहे हैं कि चलो जी देखो मैंने आपका कहा हुआ स्क्रिप्ट पढ़ दी कि खून बहेगा, रेड लाइन होगी। एक दूसरा मंत्री कहता हाथ काट दिए जाएंगे। पता नहीं हाथ किसके कटेंगे, ये तो मुझे दिख नहीं रहा। क्योंकि इस तरह की बातें जब एक बार पिछली बार करी थी उन्होंने, तो भाई साहब एक और नया कंट्री पैदा हो गया था, ईस्ट पाकिस्तान नाम मिटा दिया गया। ये रिकॉर्ड पर हैं जो बातें मैं कर रहा हूं, इसमें अभी तक मैंने कोई धमकी नहीं दी। मैंने कोई धमकी नहीं दी। मैं कहीं किसी पॉइंट ऑफ व्यू से अपने 15 अगस्त के मूड को खराब नहीं करना चाहता, लेकिन ये पाकिस्तानियों के ऊपर है, पाकिस्तानियों के ऊपर है कि वो चाहते क्या है। वो चाहते क्या है? क्या वो ये चाहते हैं जो उनका मिनिस्टर बोल रहा है आर्मी के कहने से, या आप अपनी आर्मी और सिस्टम को अकाउंटेबल बनाना चाहते हैं कि कितना पैसा आप एजुकेशन पर खर्च कर रहे हैं, कितना आप हेल्थ पर खर्च कर रहे हैं, कितना आपका इंफ्रास्ट्रक्चर पर है, कहां आपकी इकोनॉमी जो है एक करवट ले और अच्छाई की तरफ बढ़े आपके आवाम के लिए। ये पाकिस्तान के ऊपर है, पाकिस्तान को डिसाइड करना है, मेरे को नहीं डिसाइड करना। मेरी कंट्री को किसी हालत में, हमने अपनी दिशा डिसाइड कर ली है। हम आजकल एक उस हाथी की तरह चल रहे हैं जो अपनी मस्ती में अपने इकोनॉमी को लेते हुए, अपने देश को लेते हुए अपने हिसाब से चल रहा है। इसमें हम किसी की नहीं सुन रहे। सर जो मैं एक्चुअली आपसे बात करते हुए जो चीज मेरे जहन में आई, वो आई एक इंसिडेंट हुआ सर, हनी ट्रैप वाला। पाकिस्तान हनी ट्रैप का बहुत इस्तेमाल करता है। वो जो एक इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर को लेकर जो खबर आई, जिस तरह से सीक्रेट इंफॉर्मेशन लीक होने की बात कही गई, और सिर्फ अपने एंड पे नहीं, जो साथी ऑफिसर्स थे उनके एंड पर भी। मैं थोड़ा सा उसके बारे में भी बात करना चाहती हूँ, क्योंकि हम अपने इंडिपेंडेंस डे की बात कर रहे हैं। तो जब हम अपनी सुरक्षा की बात करते हैं, तो जिन पर ये दारोमदार है कि वो आपके देश की रक्षा करेंगे, उन्हीं में सेंधमारी की ये जो पाकिस्तान की कोशिश है, और ये हनी ट्रैप पाकिस्तान के एंड पे कोई नई बात नहीं है। मैं इस तरह की खबरें पिछले 8-9 साल से करती आई हूँ। आई एम श्योर इट मस्ट हैव एग्जिस्टेड बिफोर दैट ऑल्सो। लेकिन वो जो इंडियन एयरफोर्स, मैंने एक्चुअली आपसे ये सवाल इसलिए भी पूछ रही हूँ कि इंडियन एयरफोर्स का रोल ऑपरेशन सिंदूर में बहुत बड़ा था। इंडियन एयरफोर्स की तारीफ दुनिया भर में हुई थी कि जिस तरह से उन्होंने प्रिसीशन स्ट्राइक्स किए थे। मुझे याद है मैंने इजरायली जनरल्स तक से बात की थी और उन्होंने इंडियन एयरफोर्स को इतना सराहा था कि किस तरह से इन्होंने प्रिसीशन स्ट्राइक्स किए हैं, बंकर्स में जाके इन्होंने, इनके मिसाइलों ने लोगों को मारा है। आप उसे कितना सीरियस मानते हैं, और ये किस तरह से मुमकिन हो पाता है, ये जो हनी ट्रैप है आर्म्ड फोर्सेस में? मैं इसको कवर अप नहीं करूंगा, ठीक है। ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग की एक वीकनेस एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कोई भी हम में से एक आदमी वीक पड़ सकता है, ब्लैकमेल हो सकता है, नोइंगली हो सकता है, अननोइंगली हो सकता है। बाय एंड लार्ज ऐसा मेरा कॉन्फिडेंस है कि ऐसा नहीं है कि इस तरह की बातें हमारे सामने भी नहीं आई जिंदगी के, हम अवॉइड कर गए इसलिए शायद हम बच गए। नहीं तो हो सकता है एक पर्टिकुलर मोमेंट पर, उस सेक्सुअल वीकनेस की मोमेंट पर, या एक सुंदरता की मोमेंट पर, एक पैसे की मोमेंट पर एक आदमी गड़बड़ा गया। मैं इसको मानने के लिए तैयार, इसमें कोई मेरे को शर्म नहीं है बोलते हुए, क्योंकि इंसान है, इंसान ने गलती करी है, अपने देश के खिलाफ चला गया। सर ऑनलाइन, और ऐसे टाइम पे when all of us are aware what Pakistan is trying to do and the way they are trying to harm us, मतलब आई थिंक मतलब हो सकता है मैं गलत भी हूँ, या मैंने अपने एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हाई सेट कर लिए कि जितने भी हमारे डिफेंस फोर्सेस हैं उनमें जो जितने भी लोग काम करते हैं वो तो बहुत ही सॉफ्ट टारगेट है पाकिस्तान के लिए। सॉफ्ट टारगेट नहीं है, आर्मी इज द हार्डेस्ट टारगेट फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए अगर कहीं कोई कमजोरी जहां वो ढूंढ रहे हैं तो वो सिर्फ ढूंढ रहे हैं फौज में, क्योंकि उनको मिलती नहीं, क्योंकि उन्हें ये दिखता है
कि ये वो वाली फौज है जहां त्रिशूल की बैटल में एक कंपनी, एक डिवीजन ऑफ चाइना को रोक लेती है। एक इनकी जो 7 बटालियन ने मिलकर जो काम किया कारगिल के इलाके में, किस तरीके से उनको तकलीफ आई, एक एक को एक एक को मरना पड़ा, भागना पड़ा। इसलिए वी आर अ वेरी डिफिकल्ट टारगेट टू देम। यस, मैं इस बात को मानता हूं कि जब एक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है, इस तरह की ऑनलाइन चीजें स्टार्ट होती हैं, सॉरी। इसमें शुरुआत में कहें या कहीं पर भी कहें, इस तरह की गलती में फंस जाना एक ह्यूमन वीकनेस के तौर पर मैं मानने के लिए तैयार हूं। बट मुझे नहीं लगता कि ये रूटीन में हो रहा है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि इंडियन आर्मी में भी अपने इंटरनल बेसिस पर, मतलब मैं आपको यही बता सकता हूं कि हमारा अपना सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, एक इंटरनेट से रिलेटेड भी हमारा अपना स्टार्ट हो गया। वी डोंट हैव टू डिपेंड ऑन इंटरनेट या गूगल या ये सारी चीजें, इन चीजों से अब हम हट रहे हैं। हमारा एक अपना खुद का सिस्टम स्टार्ट हो रहा है, हो गया है, हो रहा है नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि एक ऑड एब्रेशन होना, एक कलंक के तौर पर मैं शर्मिंदा हूं कि मेरा एक साथी किसी भी वजह से इस चीज का शिकार हो गया और पकड़ा गया। तो दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह सकता हूं, एज अ सिक्योरिटी इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड इवन टू सम एक्सटेंट, कि हमारी फौज में इस तरह की चीजें रूटीन ना होती आई हैं, ना होंगी, कम जरूर हो रही है, मैं आपको ये जरूर बता दूं। क्योंकि जिस तरह की अवेलेबिलिटी है इंटरनेट की, उसके हिसाब से तो मुझे लगता है कि इंडियन आर्मी का कोई भी ऐसा जवान नहीं होगा जो इंटरनेट का इस्तेमाल ना करता हो, जो ऑनलाइन टारगेट पर ना आता हो। हम उसे फिर भी अवॉइड कर पा रहे हैं और इस तरह के एक्सेप्शनल केसेस हो रहे हैं। मैं शर्मिंदा हूं, मुझे दुख है इस बात का कि मेरा एक फौजी इस तरह के हरकत कर बैठा। मैं अब यही कह सकता हूं कि देश इस इंडिपेंडेंस डे पर मुझे इस बात के लिए माफ कर दे। एक्चुअली एक माफी के कॉन्टेक्स्ट में मैं नहीं आपसे पूछ रही थी, मैं एक्चुअली समझना चाह रही थी कि जब डिफेंस फोर्सेस ऑपरेट करते हैं और इस तरह का इंसिडेंट सामने आता है और खुफिया जानकारी शेयर करने की बात की जाती है, और इस पर्टिकुलर केस में तो सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन नहीं, अपने अपने साथियों के जो सिस्टम्स थे उनमें मालवेयर डाल के उनके जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन थे वो तक आपने आपके एनिमी तक पहुंचाने में रोल निभाया है, तो कितना चैलेंजिंग फोर्सेस के लिए हो जाता है, क्योंकि वो जो चीजें आपने खुफिया तौर पर की उसकी जानकारी तो आपके एनिमी तक पहुंच गई। और देखिए, मैं तो यही कह पाऊंगा इस समय कि क्योंकि मुझे मेरे आर्मी हेडक्वार्टर में जो भी कुछ चल रहा है इससे रिलेटेड, उसका कुछ पार्ट मुझे पता है, कुछ पार्ट नहीं भी पता है। मेरा ऐसा कोई वहां सोर्स नहीं है जो मुझे कुछ बता पाए। लेकिन जब मैं खुद एक्सपीरियंस करता हूं, चीजों को स्टैंड अलोन मोड पर बनाया जा रहा है, सो दैट हर जगह पर, हर पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, सेफ गार्ड्स लिए जा रहे हैं कि इस तरह का इंसिडेंस ना हो। मैं यही कह पाऊंगा कि कंपार्टमेंटलाइज सेफ्टी सिक्योरिटी बढ़ती चली जा रही है। हर आदमी को, फौजी को एक लेवल तक का एक्सेस मिल पाता है, उससे आगे का नहीं मिल पाता। इस तरह के प्रिकॉशंस हम ले रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट फिर भी मैं कहूंगा कि जैसे जैसे हम प्रिकॉशंस ज्यादा लेते जाते हैं, उसी तरह से टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी लीप्स एंड बाउंड इंप्रूव करती है। इंटेलिजेंस के तरीके जो हैं वो भी बढ़ रहे हैं और बढ़ते चले जाते हैं। बट ये जो सो कॉल्ड हनी ट्रैप वाला जो सिस्टम है, ये एज ओल्ड है। मैं तो कहूंगा इवन महाभारत के टाइम से भी है। और एक पर्टिकुलर टाइम की वीकनेस की वजह से, एक इंसान की दिमागी वीकनेस की वजह से जब वो इसमें ट्रैप हो जाता है, तो वो कई बार इतना बेबस हो जाता है कि उससे निकल नहीं पाता। ऐसा नहीं है कि मैं पाकिस्तान में शो नहीं करता, मैं भी पाकिस्तान में 10 शो करता हूँ। और कभी मेरे से किसी ने एक बार ये भी पूछा कि सर, ये लोग तो इंडिया में जब शो करते हैं तो पैसे लेते हैं, तो आपको ये कितना देते हैं? तो मैंने कहा, अभी मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए कि हमें पाकिस्तान से पैसे लेने पड़ जाए। ये मेरा तरीका है उसको अवॉइड करने का। और एक जगह पर मैंने ये भी इसीलिए जानबूझ के कहा
कि अगर शहबाज शरीफ के ये वाले इस तरह के जो बयान हैं, अगर हम जब तक पाकिस्तान प्रेस में जाकर इनको रिफ्यूट ना करें, इनसे रियलिटी के बारे में ना बात करें, पाकिस्तान की आवाम को पता कैसे चलेगा? आपका शो सेलेक्टिवली 1000, 2000, 10,000, 50,000 तक जाएगा, लेकिन वो शो जो हम पाकिस्तान में करते हैं, जहां उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है कि आपका प्राइम मिनिस्टर आपको मिसगाइड कर रहा है, आपको ये गलत खबर दी जा रही है कि आपकी जो एक एक बूंद को, किस बूंद की बात कर रहे हैं, ये पाकिस्तान की आवाम तक कैसे पहुंचे? सो उसी तरह मैं बात कर रहा हूं कि अगर हमारा कोई एक सैनिक जब इस तरह होता है शिकार एक साजिश का, तो मुझे लगता है मेरी आर्मी, जब हम भी थे, हमारे टाइम भी जब कभी ऐसा कुछ हुआ, तो हम बढ़ चढ़कर इसके ऊपर प्रिकॉशंस की बात करते थे, लेसन्स लर्न की बात करते थे, प्रिकॉशंस को इंप्लीमेंट करते थे और सेफ गार्ड्स बढ़ाते थे। आई एम वेरी श्योर इन दिस केस ऑल्सो हम काफी हद तक सीख पाएंगे कि इस तरह की थ्रेट हमारे लिए बढ़ रही है। मैं आपसे ये पीओजेके का आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था। पीओजेके में हमने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान की जो एट्रोसिटीज है, पीओजेके से एक्चुअली मैंने पीओजेके इसलिए उठाया क्योंकि नॉर्वे के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं आज उन्होंने जम्मू कश्मीर का जिक्र किया, बट उनके मुंह से कहीं पीओजेके नहीं फूटा, उन्हें जम्मू कश्मीर रीजनल इशू दिखाई दिया। इस पे हालांकि एमईए की तरफ से भी रिएक्शन आया, उन्होंने कहा क्लियर कट कि भाई भारत का अभिन्न हिस्सा है जम्मू कश्मीर और कोई रीजनल इशू नहीं है, वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच का मुद्दा है, रीजनल इशू नहीं है। आप ये जो कुछ कंट्रीज है यहाँ वहां की जो बातें करती हैं, उनसे क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मैं उनसे कुछ नहीं कहना चाहता, बट सबसे पहले मैं अपने यहाँ पर चीजें सेट कर दूं, आपके साथ सेट कर लूं। पाकिस्तान पीओजेके में एट्रोसिटीज नहीं कर रहा है, ये गलत फहमी है आपको। ये बात सिर्फ फैलाई जा रही है कि एट्रोसिटीज चल रही है, वहां कत्ले आम चल रहा है, वहां जीनोसाइड चल रहा है, बलूचिस्तान में जीनोसाइड चल रहा है, पीओजेके में जीनोसाइड चल रहा है। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं कि निहत्ती जनता के ऊपर फायर कैसे होता है। क्या जीनोसाइड की फिगर है कि वो 27 है, 28 है, 50 है, 150 है, 5,000 है, 25,000 है, तभी जीनोसाइड माना जाएगा? एक निहत्ती आवाम पर सिर्फ आप इसलिए फायर कर रहे हैं क्योंकि वो आवाम आपकी नहीं है, अगर पीओजेके की बात करें। और ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट कह रही है, क्योंकि जब वहां पर दायर किया जाता है और एक्सेप्ट किया जाता है कि जनाब हमारे कानून वहां नहीं चलते, दैट मीन्स ये अपनी जनता पर, ये इनका इंटरनल मामला तो है ही नहीं, ये तो मामला पीओजेके का है। और पीओजेके 100% नहीं 200%, अगर एक कंट्री पाकिस्तान जिस तरीके से वहां बिहेव कर रहा है, कत्लेआम कर रहा है, ये जो लोगों को उठा रहा है, ये आपके इलेक्शन करते में आप वहां के तकरीबन 60 से 70 लोगों को मार देते हैं, आपके यहां पर कोई रॉयट कंट्रोल मेजर नहीं चलते हैं। मैं मान सकता हूं कि आवाम अगर बिगड़ गई है तो आप रॉयट कंट्रोल मेजर करिए, बट ये लाइव बुलेट फायरिंग कहां पर कोई रॉयट कंट्रोल है? पूरी दुनिया में अगर कहीं है तो बता दे। वो नॉर्वेजियन साहब बोले चाहे कोई भी बोले, देखिए नॉर्वेजियन साहब जो एक्चुअली बेसिकली अपना पल्ला झाड़ रहे हैं रीजनल बोल के, इसका मतलब सीधी सीधी बात है ये मेरा मामला नहीं। इसी तरह ट्रम्प भी जब बोलते हैं ना कि आई एम प्रिपेयर्ड टू मेडिएट, इसका मतलब क्या है कि मामला उनका दो पक्षी है, लेकिन अगर दोनों चाहते हैं तो मैं मेडिएट कर लूंगा। ये सारी कंट्रीज जो है ना, इनमें बड़ी क्लैरिटी है कि आप ऑफर कुछ भी कर दो। अगर मैं यूनाइटेड नेशन का शेड्यूल 5 में ही देख लूं तो वहां पर भी बड़े क्लैरिटी के साथ दोनों कंट्रीज ने शिमला एग्रीमेंट के बाद दिया है लिखकर कि ये अब हमारा बायलैटरल मामला है, और जो बायलैटरल मामले होते हैं उसके बारे में अगर किसी थर्ड कंट्री से आप पूछोगे तो वो जो उसने वर्ड इस्तेमाल करा है रीजनल, आई डोंट थिंक ही मीन्स के पूरे कंट्री, ये पूरे के पूरे एशिया का, साउथ एशिया का, ये वर्ल्ड का मामला है। इस रीजन की दो कंट्रीज है, दोनों का आपसी मामला है, उसे हम मैं तो पॉजिटिवली पढ़ने को तैयार हूं, चाहे वो कुछ भी मान रहा हो। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं एट्रोसिटीज नहीं है, इसको एट्रोसिटीज बोलकर हम इसका जो लेवल है स्केल डाउन कर रहे हैं। पाकिस्तान एट्रोसिटीज से बहुत आगे बढ़ गया है। एट्रोसिटीज जब वो करता है तो वो इस्लामाबाद और कराची में करता है, जहां पर टीयर गैस चलती है, वाटर कैनन चलते हैं, वहां लाइव बुलेट नहीं चलती हैं, लाइव बुलेट पीओजेके में चलती हैं।
डेवलपमेंट आप वहां क्यों नहीं होने दे रहे? 20 से 22 घंटे बिजली वहां क्यों नहीं आ सकती जब 4000 किलो मेगावाट वो वहां प्रोड्यूस करते हैं? क्यों वो आटा दाल चावल की गाड़ियां उसके अंदर अलाउड नहीं है जानी? ये क्या जीनोसाइड नहीं है? ना, जीनोसाइड सिर्फ तभी होगा जब गल्फ कंट्रीज बोलेंगे कि इजराइल गाजा पर कर रहा है, तभी जीनोसाइड होगा, उसके अलावा नहीं होगा। मैं कह रहा हूं हर निहत्थे इंसान को मारना जीनोसाइड का पार्ट है। इसमें कोई फिगर नहीं हो सकती कि कुछ 100 है या कुछ 1000 है तभी वो जीनोसाइड मिलेगा। अगर किसी को उसकी जाति देखकर मारा जा रहा है, उसका धर्म देखकर मारा जा रहा है, इट इज पार्ट ऑफ जीनोसाइड। कि उसकी जीन्स को आप देख रहे हो कि ये पीओजेके के जो मुसलमान हैं ये इंडियन मुसलमान हैं, इसलिए आप मार रहे हो। पहलगांव में आप इंडियन हिंदूज को मार रहे थे, इसलिए मैं कहता हूं वो भी जीनोसाइड है। दिस इज नॉट एट्रोसिटीज। और बढ़िया बात देख लीजिए कि अब तो आपका पीओजेके सीधे सीधे दो बातें बोल रहा है कि जनाब, एक, हम पाकिस्तान के साथ नहीं है। दूसरा, पाकिस्तान की आर्मी गो बैक। तीसरा, जो पाकिस्तान ने अपना प्रूव कर दिया कैरेक्टर कि जनाब आप सारा का सारा आपका जेएसीसी जो है वो आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जो लीडर हैं वो चारों के चारों आतंकवाद है, आतंकवाद का पार्ट है। और उन चारों लीडर ने भी उनकी पोल पट्टी खोल दी कि कल तक आप हमें जब ये हथियार दे रहे थे तो हम आपके देशभक्त थे, क्योंकि आप ये हथियार हमें दे रहे थे कि इंडिया में प्रॉब्लम क्रिएट करनी। आज हम खुद बन गए। पहली बार मैं देख रहा हूं कि पिछले 1.5 महीने के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन सडनली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है। टीआरएफ जो है वो देशभक्त हो जाती है, हिजबुल जो है वो देशभक्त हो जाती है, लश्कर जो है वो देशभक्त हो जाती है, जेएसीसी वो मतलब जो सालों से टेररिज्म कर रही हैं वो देशभक्त हो गई। यहां 2023 की बनी हुई ऑर्गेनाइजेशन जिसको अभी तक वो कहते थे कि नहीं ये तो ऑर्गेनाइजेशन को हम रिकॉग्नाइज ही नहीं करते, ये तो सिर्फ लोकल अफेयर है। आज आपके वहां पर लीडर को आपने 1.5 करोड़ रुपए पर टेररिस्ट डिक्लेयर करा। मैं इनाम डिक्लेयर करने में मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, लेकिन उस इनाम में हमारे यहां पर भी आपको याद होगा अगर कोई डिसग्रंटल्ड एलिमेंट होता था, कोई चोर होता था, कोई डाकू होता था, वो इनामी होते थे। इंटरनल सोसाइटी को मैं एक्सेप्ट करने को तैयार हूं, लेकिन आप रातों रात कैसे डिसाइड करते हैं? एक रात में कैसे डिसाइड हो जाता है कि भाई ये बंदा टेररिस्ट बन गया? आपकी क्या है डेफिनेशन टेररिस्ट? पाकिस्तान हैज टू आंसर दैट। मैं आई डोंट नो, हो सकता है मेरा ये अपना पर्सनल सोच है, मुझे नहीं लगता कि मैं और मेरी देश इस बायलैटरल मामले के चक्कर में पाकिस्तान यूएन में उठा सकता है। मैं नहीं उठा सकता। मैं क्यों नहीं उठा सकता? पीओजेके अगर मेरा पाकिस्तान के साथ इंटरनल बायलैटरल मामला है तो पाकिस्तान ऑल्सो शुड नॉट बी अलाउड। अगर सीधी सीधी बात करें तभी तो बायलैटरल है। इमरान खान का आपको याद आएगा, उनको 17-15 मिनट का टाइम दिया गया था बोलने के लिए यूएन असेंबली में। 42 मिनट वो इंसान बोला था और सिर्फ जेएनके पर बोला, क्योंकि उसके बाद और कोई टॉपिक नहीं है। शहबाज शरीफ भी अभी जो बात कर रहे हैं, मैंने आपको बोला अरे भाई आप बोलिए ना कि पीओजेके के अंदर आप क्या डेवलपमेंट लाना चाहेंगे अगर आपका देश का मतलब पार्ट है। बलूचिस्तान में आप कितनी अच्छा लोगों के लिए काम करेंगे? कितनी बार आप वो जहाज ऊपर से जा रहे हैं और वो मार रहे हैं, चाहे वो पीओजेके में मार रहे हो चाहे वो बलूचिस्तान में मार रहे हो, आप कैसे रोकेंगे? कोई आपका उनके लिए कोई वेलफेयर प्लान है? नहीं, उनके पास टॉपिक ये था कि जनाब क्यों, क्योंकि ये कंट्री सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान आर्मी द्वारा जो हेट फैक्टर है ये इस पर जिंदा है, ये अपनी डेवलपमेंट पे जिंदा नहीं है। 4 देश इधर 4 देश उधर, आप किसी को भी जोड़ लीजिए, लेकिन अल्टीमेटली ये वही ट्रंप है जिन्होंने अपने पिछले ट्रंप में टेन्योर में इन्हें गोद से उतार कर एक किक मारी हुई थी। ये वही पाकिस्तान है। हाँ, टेररिस्तान वर्ड भी उन्होंने कहा था कि वी विल नॉट सपोर्ट एनी टेररिज्म। उन्होंने वो F-16 की जो मेंटेनेंस बनी था उसको भी रोक दिया था थोड़े दिन के लिए। ये वही वाला कंट्री है, ये वही कंट्री है
जो बलूचिस्तान बोल रहा हूँ, अफगानिस्तान में सरकार बनाने वाला था, अब बोलता है कि वहां से तो टेररिज्म हो रहा है। इस कंट्री के बारे में क्या सोचा जाए? मुझे लगता है वी आर वेस्टिंग टाइम। हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, पाकिस्तान शुड बी एक्सपोज्ड इन द वर्ल्ड, खुलकर, दबे शब्दों में नहीं। पाकिस्तान कुछ बोलेगा इसलिए मेरी यूएन में मैडम जो बैठी है वो उसको डिफेंड करेंगी, उसको रिफ्यूट करेंगी, नहीं। ये रिफ्यूटिंग बिजनेस अब हमें रोकना पड़ेगा, क्योंकि ये कंट्री रिफ्यूटिंग समझता नहीं है। सॉरी। सो इसलिए मैं ये जरूर बोलूंगा कि जहां जहां अगर हमें लगता है पाकिस्तान जिस जिस चीज में अपनी सेफ्टी ढूंढ रहा है, हमें उस सेफ्टी को एक्सपोज करना चाहिए। इसके लिए साम दाम दंड भेद सब चीजें अपनानी चाहिए, क्योंकि ये निश्चित तौर पर बात है कि अगर कोई कंट्री, इवन अगर यूएस इंडिया के खिलाफ कुछ करेगा तो पाकिस्तान के थ्रू करेगा। चाइना अगर इंडिया के खिलाफ कुछ कर रहा है तो वो पाकिस्तान के थ्रू कर रहा है, और किसी के थ्रू कोई कुछ नहीं करता। हमारे से ना यूएस टकराएगा ना चाइना टकराएगा, लेकिन वो सारे काम अपने पाकिस्तान द्वारा कराएगा, और उसके चश्मदीद गवाह हैं पाकिस्तान के ख्वाजा साहब, जिनका कहना है कि हमने ये डर्टी काम किया है, 40 साल तक किया। हम टॉयलेट पेपर का काम करते आएंगे, और अगर पैसे मिलते रहे तो और करेंगे। ये उनकी स्टेटमेंट्स को मैं आपके सामने रिपीट कर रहा हूं। मैं कोई एलिगेशन लगा ही नहीं रहा हूं। अभी तो मैंने अभी तक कहीं नहीं बोला कि पाकिस्तान हमारे साथ क्या गलत कर रहा है। मैं तो अब तक आपको वो बता रहा हूं जो पाकिस्तान कर रहा है, और उसकी अपनी आवाम और उसके अपने मिनिस्टर और उनकी अपनी पॉलिसीज बोल रही हैं कि कैसे पीओजेके के अंदर आप एक जिनोसाइड कर रहे हैं, इतने टाइम से कर रहे हैं। हजारों की मात्रा में लोग वहां से गायब हो चुके हैं। इस रीसेंट प्रोटेस्ट में 648 आदमी इन्होंने अरेस्ट किए, उसके अभी तक कहीं पर कोई ट्रायल से रिलेटेड काम नहीं आया। जो 850 से ज्यादा लोग गायब हैं उनका जिक्र ही नहीं है। भाई वो जो गायब हैं वो कहां जा रहे हैं? भाई ये वो कंट्री है जो अगर कारगिल में अपने जवानों को शहादत पाने पर, उनके हिसाब से शहादत बोल रहा हूं, ठीक है ना, हम अभी भी देखिए हमारे अंदर कितनी बड़ी वीकनेस है कि अगर पाकिस्तान आदमी कोई आर्मी का आदमी कोई जान देता है तो हम उसे शहादत मानने को तैयार है कि उसने अपनी कंट्री के लिए दिया, ठीक है ना। लेकिन उन्होंने उन्होंने वो भी शहादत नहीं समझी, उन्होंने कह दिया हमारा तो बंदा ही नहीं है। वो जो बेचारी कैप्टन साहब की और एक दूसरे कैप्टन साहब की जो माँ और उसका भाई है, वो आज भी बोल रहे हैं, इस 14 अगस्त पर बोल रहे हैं कि काश हमें हमारे बच्चे की लाश ही दी गई है, कम से कम हम उसको इज्जत से दफन तो कर पाते। जो 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 कंट्री ये जीनोसाइड नहीं है तो क्या है? कई लोग मेरे से बात कर लेते हैं कि सर आप हर एक चीज में जीनोसाइड डाल देते हो। भाई मैंने तो नहीं बोला हर जगह जीनोसाइड हो रहा है। आपको क्या लगता है जो यूएस ईरान में कर रहा है वो जीनोसाइड है? या अगर ईरान जो बाकी कंट्रीज में स्ट्राइक कर रहा है वो जीनोसाइड है? नहीं है, क्योंकि वो कंट्रीज उसको वैसे इंटरप्रेट करते हैं। वहां दो कंट्रीज के बीच में लड़ाई चल रही है। पाकिस्तान का क्या हक बनता है कि पीओजेके के अंदर किसी एक इंसान को भी मारे, क्योंकि उसका वो पार्ट नहीं है। इसलिए बोल रहा हूं, आप इस्लामाबाद में वो वाले सिस्टम्स लगाओ, कराची में लगाओ कि लाइव फायरिंग होगी, कोई टीयर गैस नहीं होगी, कोई वाटर कैनन फायर नहीं होगा, कोई लाठीचार्ज नहीं होगी। आप करिए फायर वहां, तो हम मान लेंगे कि आपका कैरेक्टर ही ऐसा है। बलूचिस्तान में आप एरियल एरियल स्ट्राइक कर रहे हो। एरियल स्ट्राइक क्या होती है? इज इट अ ह्यूमैनिटेरियन स्ट्राइक? छोटे छोटे बच्चे, 2-2 2.5 साल के। तो फिर तो इसका जवाब कौन देगा? शहबाज शरीफ नहीं देंगे, ये पक्की बात है, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। क्योंकि शहबाज शरीफ जिस तरह की लैंग्वेज अब इस्तेमाल कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ वो जगह बना रहे हैं। मुनीर साहब मेरी कुर्सी ठीक रहने देना, मैं इमरान खान की तरह नहीं बनूंगा। एक होम मिनिस्टर डिक्लेयर कर रहा है कि मेरा देश जो है अराजकता में है। मैं वो ट्रॉफी चोर की बात कर रहा हूं। जिसको नहीं पता है वो नकवी साहब उनको बोला करते हैं। मोहसिन नकवी।
हाँ, तो फिर वो ओपनली बोल रहा है कि हमारा पूरा एडमिनिस्ट्रेशन क्रैकडाउन वो चरमरा गया है और बिल्कुल टोटल क्योस चल रहा है। क्यों बोल रहा है? वो एक्चुअली आपसे और मेरे से नहीं बोल रहा, वो बोल रहा है मुनीर साहब से, मुनीर साहब मैं हूं, मैं हूं, इसे हटाओ, मैं नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनने को तैयार हूं। अदरवाइज एक होम मिनिस्टर बोलेगा कि मेरे देश की वो क्या लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल टूटा हुआ है, वी आर इन अ क्योस। सो आई थिंक इंडियन गवर्नमेंट को नहीं, आपको और मुझे एज अ आवाम समझना चाहिए कि ये जो हम प्ले अप कई बार करते हैं पाकिस्तान की टीम्स पर, जो उसको पसंद आती है, आपकी हर स्टेटमेंट के अंदर जिम्मेदारी आनी चाहिए। 15 अगस्त पर अब आजादी नहीं चाहिए, अब किसी से आजादी नहीं चाहिए, इस आजादी को संभालने की जिम्मेवारी चाहिए। अगर ये प्रण लें कि मैं जिम्मेवार हो जाऊं, मुझे कोई जरूरत नहीं कि मोदी साहब कितने जिम्मेवार, कि वो जिम्मेवार, वो जिम्मेवार, अरे भाई अपनी जिम्मेवारी लो, बाकी चीजें अपने आप ठीक होंगी। अपनी जिम्मेवारी लो, अपने बच्चों की जिम्मेवारी लो कि हम अपने बच्चों के अंदर वो चीज डालेंगे कि मेरे बच्चे अपनी इस आजादी का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करेंगे। एब्सोल्युटली। आजादी आपको दी है, दबा कर इस्तेमाल करो, इंजॉय करो इस इंडिपेंडेंस को और इस आजादी को। इस आजादी के ऊपर कलंक मत लगाओ। आप लोगों को नहीं पता आजादी कैसे मिलती है, मुझे पता है कि कारगिल में हमें उन उन पीक्स को छुड़ाने की आजादी कैसे मिली, एट व्हाट कॉस्ट मिली। अपने इन हाथों में जब हमने अपने लोगों को पकड़ा है जिन्होंने अपना दम तोड़ा है, वो आज भी हमें खौफनाक सपने की तरह आता है। ये आजादी इतनी आसानी से नहीं मिलती है चीजों की, चाहे वो एक पीक को हटाने की आजादी हो, चाहे एक कंट्री को आजाद करने की। आपको आज बोलने का हक है, आप बोलिए, आप आज मीडिया में हैं, जिम्मेदारी से बोलिए, मेरी उन गलतियों को एक्सपोज करिए जो कि एज अ गुड क्रिटिक आए, उसका सोल्यूशन बताइए कि कर्नल शैलेंद्र सिंह आपकी टाई बाएं नहीं दाएं को जा रही है, आप ठीक से ड्रेस्ड नहीं है, आप आर्मी ऑफिसर हैं, हम अपेक्षा करेंगे आपसे कि आप कोट पहनकर हमारे साथ प्रोग्राम करें। इसको मैं अच्छा क्रिटिक कहूंगा। सर मैं तो उस लेवल पे काम करती नहीं हूँ और ना ही उस लेवल पे बात करती हूँ, लेकिन क्योंकि आपने आजादी का जिक्र किया, मैं क्लोज करूंगी शो। मैं लेकिन आपको नहीं कर रहा, मैं आपको नहीं बोल रहा, आप और मैं इस जेनजी का पार्ट हैं, हम सब लोग इसका पार्ट हैं। कोई जेनजी नहीं होती, आप भी जेनजी हो, मैं भी जेनजी हूं, मेरे फादर 93 ईयर्स के हैं, वो भी जेनजी हैं, क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन है हमारे अंदर, मेरा कंट्रीब्यूशन है मेरे बच्चों के अंदर। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज जेनजी, देयर इज ओनली वन जेनजी एंड दैट इज द कंट्री, कंट्री इज द जेनजी। और मुझे आपकी बात जब आप बोल रहे थे तो मैं, क्योंकि बहुत सारे मार्टर्स की फैमिली से मिलती हूँ, तो मुझे कैप्टन थापर और उनका वो लेटर, क्योंकि कारगिल विजय दिवस हमने मनाया, तो उस लेटर में उन्होंने सारी डिटेल्स लिखी। उन्होंने कहा कि अगली बार भी मुझे जन्म मिला तो मैं इंडियन आर्मी में ही जाना चाहूंगा। बहुत ही ह्यूमर के साथ उन्होंने वो लेटर लिखा। लेकिन जब 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 मैं कर्नल थापर से मिली, जो कि उनके पिता हैं, मुझे हमेशा से एक चीज मेरे मन में आई कि इस पिता ने कितनी बड़ी कीमत चुकाई है मेरी आजादी के लिए। तो जब जब मैं वो आजादी के नारे बड़े ही कैजुअल अंदाज में सुनती हूँ, तो मुझे लगता है कि कौन सी आजादी, इसी आजादी के लिए किसी पिता ने, किसी माँ ने, किसी पत्नी ने, किसी बहन ने अपने भाई की कुर्बानी दी है। तो आई डोंट नो, आपने आपने 527 में से सिर्फ एक की बात करी है, मेरे पास 526 कहानियां बची हुई हैं, उनका दुख दर्द भी बचा हुआ है, उनका जज्बा भी बचा हुआ है मेरे पास। परमवीर चक्र को हम हर बार मिल सकते हैं, हर बार बात कर सकते हैं, विजन थापर को हम हर बार बात कर सकते हैं, लेकिन ले देकर मेरे पास वो जो 527 बचे हैं, उनको कब, उनकी कब कौन सुनेगा, उनके घर जाकर कौन पूछेगा। मैं उसका चश्मदीद गवाह हूं कि जब हम उनके घर गए थे उन दिनों के अंदर, तो उनका जो रोना था वो सुनकर कई बार प्रॉब्लम होती थी कि एक डिविजनल कमिश्नर कठुआ का, जिसको के ऑर्डर मिले थे कि इनको जॉब देना है, और वो एक राजपूताना फैमिली का एक लड़की को बोल रहा है कि हमारे पास तुम्हारे लिए सिर्फ एक काम है और वो है स्वीप प्रेस का, जो उसके
मजहब के हिसाब से, उसकी रिलीजन के हिसाब से वो नहीं ले सकती। हम्म। मेरे को चाहिए आप जैसे जाबाज लोग जो उन 526 को, थापर को तो आप और मैं कभी भी ले जाएंगे ऊपर। मुझे उन 526 की कहानी चाहिए, आपके शो पर, दुनिया के शो पर, टीवी के शो पर। पांच पांच लोग ऑपरेशन सिंदूर में जिन जो मारे गए, उनको अब जाकर कहीं किसी ने रिकॉग्नाइज किया है। अच्छी बात है। इट इज नेवर लेट, इट इज नेवर लेट। मैं आपके शो के थ्रू बोल रहा हूं, हम कोशिश कर रहे हैं कि उन सभी फैमिलीज को एक मौका दिया जाए कि उनको भी जाना जाए कि वो क्या जी रहे हैं। उस लॉस में उनकी रेजिमेंट उनके साथ है, आवाम कितनी मेरी उनके साथ है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन उनका कितनी साथ है। उस आजादी उन 527 ने इसलिए नहीं अपनी जान दी है कि उनकी फैमिली के लिए आजादी है। उस फैमिली की आजादी का पार्ट आप और मैं भी इंजॉय कर रहे हैं। मैं जरूर चाहूंगा कि इस 15 अगस्त को आजादी के तौर पर नहीं, अब आजादी को संभालने के तौर पर मनाया जाना चाहिए, जिम्मेदारी के तौर पर मनाया जाना चाहिए। आप संभालिए इसको। इसको अगर आप नहीं संभालेंगे तो आपके पास दसियों ऐसे लोग खड़े हैं जो इसके अंदर बिगाड़ने के काम करेंगे। पॉलिटिक्स मेरा पार्ट है देश का, मेरे पास एक डेमोक्रेसी है, मेरे पास पार्टी पॉलिटिक्स है, लेकिन ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि उस पॉलिटिक्स को मैं अपने यहां कितना अच्छाई के साथ निभा पाऊं, उसे मैं अपने आप को खराब ना करने दूं। पॉलिटिकली चीजों में गलतियां भी होंगी, अच्छी भी होंगी। गलती से बचना इज आजादी, उन लोगों की बात में ना आना इज आजादी। अपना इंडिपेंडेंट माइंड रखना, जो आपको दिल करे, जो आपके दिल से कहे, क्योंकि हर एक के अंदर भगवान बसता है, दिल के अंदर भगवान बसता है। भगवान आपको ये जरूर बताता है कि ये चीज मैं ठीक कर रहा हूं, जो ठीक कर रहा हूं आप मान लीजिएगा वो आपका आजादी का पार्ट है। जहां आपके दिमाग में एक सेकंड का डाउट आ जाए कि शायद आप समझ लीजिए दिल आपसे सच्चाई से कह रहा है कि आप इस आजादी का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे। चाहे आप गाली देकर करें, चाहे पत्थर फेंक कर करें, चाहे आप एडमिनिस्ट्रेशन को ब्लेम कर कर करें, मुझे नहीं पता आपका क्या, किसका क्या सोच है, लेकिन सोच ये जरूर होना चाहिए कि इस आजादी पर धब्बा अगर लगता है तो उसका जिम्मेवार आप और मैं दोनों होंगे। जी, तो बस इसी नोट पर सर मैं शो को करूंगी क्लोज। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना इतना कीमती टाइम दिया और बहुत सारी बातें, बहुत सारा फूड फॉर थॉट आज आपने दिया। नमस्कार सर, जय हिंद, जय भारत सर। जय हिंद, नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने इंडिपेंडेंस डे पर, इंडिपेंडेंस डे की ईद पर एक अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं, लोगों तक कल एक नया मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं। और मैं तो कहूंगा कि ये वाला प्रोग्राम शहबाज शरीफ को जरूर देखना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।